नमस्कार साथियों, भारतीय कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर सबसे पहले अपन ब्लड वाला टॉपिक करते हैं। सही, तो ब्लड के बारे में सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखो एक बार के लिए मैं बता दूं ब्लड। सही, सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ब्लड के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं। ब्लड के बारे में अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अपन हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी देखो, लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। जैसे अपन वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी। सही, जैसे वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग या जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना। सही, जीवित वस्तुओं का ये इनका अध्ययन करना। जीवित में कौन कौन से आते हैं? पादप और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। सही, सेम ऐसे मैं बोल रहा हूँ स्टडी, और ब्लड की स्टडी को करने को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। सही, एक तो स्टडी को हो गया हेमेटोलॉजी। एक ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ये वर्ड याद रखना। ब्लड के फॉर्मेशन को, बनने को। फॉर्मेशन का अर्थ होता है बनना। अगर ब्लड का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। पोएसिस का अर्थ क्या होता है? निर्माण, कोई भी चीज का बनना। हीमो किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? ब्लड के लिए। अगर ब्लड के निर्माण को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। एक ध्यान रखना, ब्लड की पीएच क्या होती है? देखो पीएच, पीएच क्या होती है? 7.4, यानी कि स्लाइडली एल्केलाइन होता है थोड़ा। एल्केलाइन का मतलब हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय रहेगा। सही, स्लाइडली एल्कलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है। ये ध्यान रखना है एक ब्लड के बारे में। सही, नॉर्मली पीएच के बारे में समझते हो या ब्लड का टेस्ट किया ही होगा कभी? कट लग गया होगा, मुंह में सबसे पहले लेते हैं, तब आपको स्वाद आया होगा ब्लड का। कैसा मिला होगा? हल्का फीका, क्षारीय। अरे वहां पे ये थोड़ी पता चलता है क्षारीय है, ये अम्लीय है, ऐसा थोड़ी चेक करते हैं। थोड़ा नमकीन टाइप के अंदर है ना। हाँ, ये बड़ा मिलता है अपने को। तो ये 7.4। अब देखो, और ब्लड को बोलते हैं अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक। सही, और देखना ब्लड के बारे में। सही, और देखो ब्लड होता कितना है। आप बताओ अपनी बॉडी में ब्लड कितना होता है? ब्लड कितना होता है अपनी बॉडी में? अब फिक्स नहीं है किसी के अंदर। आप एक छोटा बच्चा लोगे, उसके अंदर अलग अमाउंट में ब्लड मिलेगा। एक बड़ा बच्चा लोगे, ब्लड उसके अंदर अलग अमाउंट में मिलेगा। सही, आप कोई पतला व्यक्ति लोगे, उसमें अलग ब्लड मिलेगा। मोटा व्यक्ति है, उसमें अलग ब्लड मिलेगा। तो अपने भार के अनुसार, शरीर के वेट का 7 से 8% बॉडी वेट का, यानी कि शरीर के बाहर का बॉडी वेट का, शरीर बाहर का कितना 7 से 8% तक क्या होता है? ब्लड होता है अपनी बॉडी के अंदर। सही, और ये अलग है। देखो, मेल के अंदर ब्लड ज्यादा होगा कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर ब्लड कम होता है, मेल में ब्लड ज्यादा होता है। ये नॉर्मल सी बात है, याद रखना। सही, इधर आना, मेल, मेल के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। सही, अब देखना, ये 4-5 चीजें हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? देखो, पोइसिस का अर्थ होता है बनना। सारी चीजों में ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा। नाम आगे बस पोइसिस लगा देना, इसका मतलब बनना। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। हेमेटोलॉजी किसका मतलब हो गया? ब्लड की स्टडी। सही, हीमोपोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, ब्लड का ये बनना। पीएच कितनी होती है? 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय मिलेगा ये। और ये कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। और शरीर के बाहर का 7 से 8% तक होता है ब्लड।
सही, मेल के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, ये ध्यान रखना। अब आगे देखना एक बार, देखो अब देखो ब्लड में क्या क्या होता है। अपनी बॉडी में मान लो ब्लड है, ब्लड को बोलते हैं अपन क्या, रक्त, ये है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा प्लाज्मा, सही, कौन है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा वाले पार्ट को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स, सही। और वो मिलता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या इनको बोलते हैं ब्लड कणिकाएं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या रक्त कणिकाएं होगी इसके अंदर, या ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं अपन फॉर्म्ड, ये ब्लड कार्पल्स भी बोल देते हैं, ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं। अब देखो एक तो हो गया प्लाज्मा, अब देखना प्लाज्मा में कौन कौन होता है। ब्लड का 55%, लगभग 55% कौन होता है, प्लाज्मा। और लगभग 45% कौन होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हो गया ब्लड कार्पल्स, सही। अब देखो प्लाज्मा के अंदर देखना, प्लाज्मा के अंदर भी पानी होता है, पानी यानी H2O, कितना मिलेगा, 90 से 92% तक इसमें क्या मिलता है अपने को, प्लाज्मा मिलता है। कितना, 90 से 92% तक, सही। और लगभग 6 से 7% तक इसमें मिलती है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। और लगभग 1% अपने को मिलते हैं इसमें सोल्यूट, या घुलनशील पदार्थ लिख लो, कौन सा, घुलनशील पदार्थ, सोल्यूट, सही। अब देखो और है अपने पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सी ब्लड कार्पल्स मिलती है। एक तो मिलती है अपने पास में आरबीसी, सही। एक अपने को मिलती है कौन है, डब्ल्यूबीसी। और एक मिलती है अपने को कौन है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, सही। कौन कौन मिल रही है अपने को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सही। अब ध्यान रखना आरबीसी का नाम क्या है, रेड ब्लड सेल तो है, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, सही। ये तीन अपने को मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये पूरे ब्लड का कंपोजिशन है। सवाल ये भी आ सकता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना परसेंट पार्ट होता है, सही, कितना होता है, हाँ 55%। अब ये पूछ लेगा अपने को ब्लड के अंदर ब्लड कार्पल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%, सही। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन होते हैं, एक वर्ड याद रखना, इरिथ्रोसाइट बोले तो कौन है, डब्ल्यूबी, ये आरबीसी। ल्यूकोसाइट पूछे तो डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट्स, सही। अब पानी कितना परसेंट है प्लाज्मा के अंदर। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा वाला पार्ट। कौन हो गया, प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया, सही। कौन सा, प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया ये। अब प्लाज्मा के अंदर देखना आप, है ना, मैंने बताया पानी, वाटर कितना परसेंट होता है, 90 से 92%। 90 से 92% कौन होता है इसमें, पानी होता है, सही। दूसरा देखना एक, इसके अंदर मैंने बताया सोल्यूट या घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ। अब कौन कौन घुलनशील हो सकते हैं प्लाज्मा के अंदर, एक तो आयंस हो सकते हैं। आयंस कौन कौन से, जैसे सोडियम आयंस हो सकता है इसके अंदर, कैल्शियम आयन हो सकता है, और सारे बहुत सारे, जैसे पोटेशियम आयन मान लो, ये सारे बहुत सारे आयंस इसके अंदर रहते हैं। एक ध्यान रखना इसके अंदर कौन होते हैं सोल्यूट्स के अंदर, एक गैसेज हो सकती है। अब गैसेज तो अपन पढ़ते हैं, जैसे O2 और CO2, अपन ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि लगभग 3% O2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? 97% तो होता है किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा, और 3% प्लाज्मा के द्वारा। तो प्लाज्मा के अंदर ही तो बता रहे हैं अपन, बात ही प्लाज्मा की कर रहे हैं। तो प्लाज्मा में एक तो ऑक्सीजन, और वहां पे अपन पढ़ते हैं 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। तो कितना हो गया? 7%। सही। ये हो गया गैसेज हो गई। और कौन हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स में कौन? जैसे ग्लूकोज हो सकता है इसके अंदर। सही। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर मिलते हैं। और लास्ट के अंदर आती है अब अपने प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन में एक तो रहती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एक होती है फाइब्रिनोजन, और एक होती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। सही। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। अब देखो एल्ब्यूमिन क्या काम करती है अपने में फंक्शन? ये ऑस्मेटिक बैलेंस या प्रासरण नियमन का कार्य करती है। किसका काम? प्रासरण नियमन। प्रासरण नियमन समझते हो? ऑस्मेटिक रेगुलेशन का मतलब, यानी कि अपने शरीर में आयंस का बैलेंस करवाने का काम करती है। तो ऑस्मेटिक रेगुलेशन के काम करती है कौन? एल्ब्यूमिन। तो प्रासरण नियमन। और बनती कहां पे है? लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है, लीवर, यकृत में बनती है। सही। सेम ऐसी आती है एक फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का मतलब देखो, फाइबर का मतलब क्या होते हैं? रेसे, धागे। अब मान लो मैं बोल रहा हूं धागे आ गई, और धागे आकर किसको रोकते हैं? ब्लड क्लोटिंग को। क्लोटिंग का मतलब रक्त का थक्का जमना। सही। तो मैं बोल रहा हूं फाइब्रिनोजन है, तो फाइब्रिनोजन काम किस में आएगी? ब्लड क्लोटिंग में। सही। क्लोटिंग में, या रक्त तक का निर्माण में, रक्त तक का निर्माण में, रक्त तक का निर्माण में काम आएगी ये। सही। सेम ऐसी होती है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा और बीटा तो क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन करवाती है किसका? विटामिन्स का। तो ये किसका काम कर रही है? विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट। सही। और गामा ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब हो गया कौन? प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर अपने ये काम आएगी। कौन सी? गामा ग्लोब्यूलिन। इसलिए आपने कोविड में नाम सुना होगा कि जैसे कोविड के टाइम में तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, सुना था कि लोग क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट कौन से पर्सन कर रहे हैं? जिनके खुद के कोविड हो चुका है पहले। जैसे मान लो मेरे कोरोना हो गया, सही, मैं अब कोरोना से सही भी हो चुका हूं, इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है। तो मेरे शरीर में जो इम्यूनिटी बनी है तो वो प्लाज्मा के अंदर बनी है। तो प्लाज्मा, ये वाला प्लाज्मा है ना, ये गामा ग्लोब्यूलिन, ये जो अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये ले लेते हैं, ये दूसरे में डाल दिया कि इसमें भी इम्यूनिटी दे दी अपन को। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, ये तो अपने इसके प्रोटीन्स आ गए, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन प्रोटीन्स के वर्क के ऊपर, फंक्शन, तीनों पे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके लिए एक वर्ड भी दे रखा है, नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसमें बोला था कि कौन सी इम्यूनिटी है जो डिफेंस सिस्टम में काम करती है? कौन सी? गामा ग्लोब्यूलिन। सही, ये ग्लोब्यूलिन के अंदर आती है। सही। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? क्या प्लाज्मा का कलर रेड होता है क्या? रेड होता है क्या प्लाज्मा का कलर? प्लाज्मा का कलर क्या रेड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ब्लड का कलर रेड क्यों हो रहा था? हीमोग्लोबिन की वजह से। सही। किसकी वजह से? एचबी, हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना। हीमोग्लोबिन किस में था? आरबीसी में। किस में था? आरबीसी में। क्या प्लाज्मा में आरबीसी है क्या? नहीं। आरबीसी तो किस में थी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपन ने पढ़ा वहां पे। अब मैं पूछूं आपको, क्या इसका कलर लाल मिलेगा क्या अपने को? रेड कलर मिलेगा क्या प्लाज्मा का? नहीं। प्लाज्मा का देखो कलर कैसा होता है, मोस्टली पानी होता है। पानी का कलर कैसा होता है? कलरलेस। पर
नीट लिख दो, जेट लिख दो, अदर कंपटीशन एग्जाम्स। ये ब्लड तो सब में आता है, नहीं इनमें नहीं आता, पर जो जैसे स्टेट कंपटीशन एग्जाम्स होती है, नीट नीट और जेई डाल दो अपने तो, सॉरी जेट, और नीट जेट सीयूटी है ना, और अदर कंपटीशन एग्जाम भी डाल देना। सुनो, एक मिनट सर, अभी डाल, वो चालू थोड़ी कर रखे हो, एक मिनट, ये चालू है ना, 2 मिनट रुको एक। हेलो हेलो, कोई कृपया गलत अर्थ न निकाले, सही। अब देखो, आरबीसी है ना की वजह से हो रहा है, अब ब्लड का कलर लाल किसकी वजह से हो रहा है, आरबीसी की वजह, सही। अब ये तो अपन ने पढ़ दिया प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से फिर मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इनके फंक्शन से आता है, या पूछ लेगा ये बनती कहां पर है, सही। ज्यादातर अपने नीट में तो चांस है कि फंक्शन से पूछेगा, या तो मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का क्वेश्चन दे देगा, या सिंपल पूछ लेगा, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। या अगर अगर किसी एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसा पूछना हो, मतलब सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, तो वो पूछ लेगा कितना परसेंट पार्ट प्लाज्मा होता है, 55%, 40%, 60%, ऐसे लिख देगा। या फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन सा आएगा, या ऐसे लिख देगा कौन सा पार्ट है जो प्लाज्मा का भाग नहीं है ना, तो उसके अंदर वो लिख देगा सीधा सीधा, जैसे मान लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के पार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बना लेगा। अब अपन पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। सबसे पहले कौन है आरबीसी? आरबीसी का नाम क्या था? रेड ब्लड कार्पस, लाल रक्त कणिकाएं। और आरबीसी का एक दूसरा नाम और था, इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट, सही, इरिथ्रोसाइट, सही। वही बताया था मैं, आरबीसी के बनने को क्या बोलेंगे बताओ? फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस है ब्लड का बनना। अब मैं बोल रहा हूं आरबीसी का बनना, केवल आरबीसी ही ब्लड नहीं है, सही। तो इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, सही। ये हो गया आरबीसी का बनना, सही। अब आगे देखना, आरबीसी के अंदर एक चीज और मैं बता दूं, आरबीसी के नंबर, कितनी आरबीसी होती है? 50 से 55 लाख पर एमएम क्यूब इन ब्लड। या इसको ऐसा भी दे देगा, 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख, सही। अब आप बोल रहे हो 50 लाख, तो कितने हो गया? 5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन तक रहेगा, सही। ये नंबर हो गया। अब बात क्वेश्चन आता है आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी आरबीसी होती है बाइकॉनकेव, ये ध्यान रखना, बाइकॉनकेव, ऐसी मिलेगी आपको आरबीसी। मतलब ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, बाइकॉनकेव, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, मेच्योर आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, सही। तो ये देखना, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में एक तो केंद्रक भी नहीं मिलेगा, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, एंड केंद्रक और माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। देखो मैं बोल रहा हूं परिपक्व या मेच्योर आरबीसी में एक तो केंद्रक भी नहीं मिलता और एक माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसे लिख दिया ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं होता न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया? क्योंकि सीधा सा देखो आरबीसी का फंक्शन क्या है, अपन ने पढ़ा ना, ये तो पढ़ के आए हो कि देखो, ये तो पढ़ के आए ना कि आरबीसी आरबीसी लगभग 97% तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है और लगभग 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ये काम क्या कर रही है? गैसों का ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है।
अब जब इसको गैसों का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। सीधी सी बात है, तुम्हारी बस के अंदर आप मांग। हम्म। हाँ, पूछ लो सर से। सुनो, मैं ये बता रहा हूँ, देखो कभी आपको मैं एक चीज बताऊँ, अगर आपके मान लो बस के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह बनानी है, जहां पे आप बैठ के जा रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करें, सीटों को हटा दो पूरी को, सही। ड्राइवर की भी हटा दो, सही। ड्राइवर वाली जगह 3 जने बैठ जाओगे, तुम खड़े हो जाओगे आराम से ऐसे, सही। हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर सीटें आपने हटा दी तो जैसे मान लो अभी तो एक सीट थी ऐसे लगी हुई थी, वहां पे एक जना बैठ रहा था, अब यहाँ पे आप 3 जने खड़े हो जाओगे, जा सकते हो। तो मान लो आपकी बस है 30 सीटर, तो आप 90 जने बैठ सकते हो। तो मतलब आप जो अंदर सारी चीजें सबको आपने बाहर कर दिया, तो किस लिए किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको स्पेस मिल सके, इसके लिए। सेम यही आरबीसी करती है। आरबीसी क्या करती है, आरबीसी अपने में से क्या निकाल लेगी, एक तो न्यूक्लियस को बाहर फेंक देगी, एक माइट्रोकॉन्ड्रिया को भी फेंक देगी बाहर, नहीं चाहिए तुम्हारा, सही। अब क्योंकि ये फ्लो तो किस में कर रही है, ब्लड में फ्लो कर रही है आरबीसी तो, सही। अब मूवमेंट करने के लिए हार्ट पंप करेगा तो सीधा ब्लड के अंदर फ्लो करके चली जाएगी, सही। अब ये, हाँ ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि मेच्योर आरबीसी के अंदर, है ना, न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको मैक्सिमम स्पेस बनाना है, क्योंकि उनका फंक्शन ही है गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, आरबीसी का फंक्शन क्या है। हाँ, एक मिनट। एक तो होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ये तो हो गया एरोबिक, एरोबिक, और ये हो गया एनएरोबिक। ये कौन सा हो गया, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एक तो हो गया एरोबिक और एक एनएरोबिक। अब मैं बता रहा हूं आपको कि आरबीसी में इन दोनों में से कौन सा रेस्पायरेशन पाया जाएगा, कौन सा, एनएरोबिक। अब बताऊं क्यों एनएरोबिक पाया जा रहा है, देखो क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, तब आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस चलती कहां पे है, साइटोप्लाज्म, किसमें, कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस चल रही है। अब मैं बता रहा हूं, अगर इस पायरुविक एसिड को अगर O2 नहीं मिल रही है तो ये करेगा एनेरोबिक रेस्पायरेशन, एनेरोबिक रेस्पायरेशन। अगर इसको ये ऑक्सीजन मिल गई तो ये करेगा एरोबिक रेस्पायरेशन, और एरोबिक रेस्पायरेशन में आगे चलेगा आपके पास में क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर। और क्रेब्स चक्कर चलता कहां पे है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के, ओ सॉरी, हाँ मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं। और क्रेब्स चक्कर के बाद में चलती है कौन, ईटीएस, और ईटीएस कहां पे चलती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब मैं बोल रहा हूं ये कहां पे चल रही है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। आरबीसी में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है क्या, नहीं होता। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो ये प्रोसेस चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो सीधा सा बात है एनेरोबिक रेस्पायरेशन ही दिखाएगा ये तो, सही। तो ध्यान रखना ये एनेरोबिक रेस्पायरेशन दिखाता है। आगे और देखना आरबीसी के बारे में, नंबर देख लिया आरबीसी के बारे में। हाँ, आरबीसी बनती कहां पे, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में दो चीज है, एक तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां बनती है, और एक आती है लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, लास्ट में। देखो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पे बनती है बताओ, हाँ
नहीं, वहां पे बनती है प्लेटलेट्स, वो है बोन मेरो की सेल्स। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पे बनती है? योक सेक। अब आपके आएगा योक सेक होती क्या है? योक सेक, देखो अपन पढ़ते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन होती है एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और एक होती है योक सेक। 4 मेम्ब्रेन पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी होगी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और एक होती है योक सेक। योक सेक वो होती है जो ब्लड बनाने का काम करती है अपने के अंदर। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये कर दिया। और लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन करता है? देखो इसके अंदर हो गया, एक तो करता है स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन, और एक लीवर के अंदर यकृत भी बनाएगा। ये तो कब बन रहा है? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। अगर अपन बात करें लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, या सॉरी आफ्टर बर्थ, ये तो जन्म से पहले हो गया। अब आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद, जन्म के बाद कौन बनाएगा? ये देखना, जन्म के बाद में बनता है, देखो एक अपने होती है बोन मेरो, ये ऐसे बना दिया, मान लो ये अपने यहाँ एक बोन है। बोन में भी कौन सी वाली बोन, ध्यान रखना, जो अपने में लॉन्ग बोन्स होती है ना वही बनाती है। लॉन्ग बोन्स में कौन सी? जैसे फीमर हो गई, है ना, ये आ गई, क्लेविकल आ गई, स्केपुला आ गई, ऐसे लॉन्ग बोन्स है उनके अंदर। ये नहीं करोगे आपकी वो बना दिया आपने मेलियस, इनकस, स्टेपीज, नहीं। लॉन्ग बोन के अंदर होता है यहाँ पे, देखो जो लॉन्ग बोन है ना, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर सेल्स होती है ना। इन सेल्स के द्वारा ही बनती है आरबीसी भी यही बनाती है, डब्ल्यूबीसी भी यही बनाती है, और प्लेटलेट्स भी यही बनाती है, और प्लेटलेट्स भी यही बनाने का काम करती है, ध्यान रखना। सही। अब देखो हाँ, आरबीसी का फंक्शन लिखो। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब कार्य। कार्य क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन। लेके जाती है O2 CO2 को, तो गैसों का परिवहन। और आरबीसी में कौन होता है? एक आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी इस हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होती है, इसी के कारण लाल रंग होता है इसका। इसी के कारण आरबीसी का क्या होता है? लाल रंग होता है, ध्यान रखना। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के। और देखो आरबीसी के, हाँ अब हीमोग्लोबिन के बारे में देखना। हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, सही, जो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। हीम एंड ग्लोबिन। हीम वाले पार्ट में देखना आप, हीम वाला पार्ट होता है, ये तो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। और ग्लोबिन वाला पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, ध्यान रखना। अब मैं बोल रहा हूं हीम वाला पार्ट है, जिसको अपन बोल रहे हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, सही। इसी में होता है Fe+2। वापिस रिवीजन करा देता हूं, यहीं पर होता है Iron+2। तो बहुत सारी नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में तो यही तो पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन होता है? कौन सा? Fe+2। सल्फेट? तू क्या बोल रहा है, सल्फेट बोल रहा है? कल भी आया था। देखो सीधा सा याद करना, आरबीसी किसको बोलते हैं? खून। खून को क्या बोलते हैं? लोई। लोई मतलब लोया, लोया मतलब +2। ये आयन नहीं मिलेगा, सही। और यहीं पे आके O2 जुड़ती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछ ले आपको, कौन से पार्ट से जो होती है? नॉन प्रोटीन पार्ट से O2 आके जुड़ती है। अब आ गया ग्लोबिन पार्ट। अब ग्लोबिन के अंदर देखो, 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अब मैं एक चीज ये भी पूछ सकता हूं, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है?
प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या फोर्थ स्ट्रक्चर? क्लास 11 बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर कौन सी होती है बताओ? कौन सी? टर्सरी स्ट्रक्चर वो है जो एंजाइम्स के रूप में काम करवाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को बताती। फोर्थ देख लो ना, दो तो अल्फा चेन है, दो बीटा है, तो दो और दो चार, तो फोर्थ स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो ग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट होती है। अब देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है तो एक नॉर्मल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? NH2CrHCOOH, यही होती है ना अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, जिसमें एक तो अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। अब मैं आपको बोलूं यहाँ पे ये CO2 किस पार्ट से आके जुड़ती है? इस NO2 वाले पार्ट से आकर यहाँ पे CO2 बाइंड होती है। कैसे? आप हम पढ़ते हैं कि 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके रूप में होता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कौन सा वर्ड आया? अमीनो, मतलब अमीन ग्रुप से जुड़ रही है, ये ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा? ये डाटा याद रखना, लगभग 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। सही। अब एक क्वेश्चन आएगा कि हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने तो 15 ग्राम माना था, अपन ने एक एवरेज माना था। सही। और इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं खून की कमी हो गई। खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया, मतलब एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाना। सही, मतलब आरबीसी की कमी हो गई है। और ध्यान रखना, आरबीसी की कमी बहुत सारे फंक्शंस करवाती है अपने बॉडी के अंदर। जैसे कैसे? जैसे मान लो अपन देख भाई साहब सो रहा है, नींद आ रही है। सही। जैसे आप मान लो सो रहे हो, आपका नॉर्मली सोने का टाइम कितना है? कितने घंटे सोते हो? 10 घंटे, 12 घंटे मान लो आप। सुनो, हाँ 12 घंटे आप सो रहे हो। अगर आप 12 घंटे सोने के बाद भी आप क्लास के अंदर आ गए, फिर भी आपको ऐसे नींद तो आ ही रही है बैठ के। सही। इसका मतलब आप जो प्रॉपर आपको नींद चाहिए उतनी तो ले रहे हो, फिर भी आपको नींद आ रही है, इसका मतलब ब्रेन थका हुआ है आपका। अब भी नहीं, वहां पे हर जगह हार्मोनिक काम नहीं करेगा, वो तो नींद में अंधेरे के अंदर सीक्रेट होता है। क्लास में कौन सा अंधेरा करके बैठ रहे हो आप? आंखें बंद करके नहीं। टीचर कई तो ऐसे हैं जैसे आंखें खोल के भी पढ़ लेते हैं और सो लेते हैं, पता ही नहीं चलने देते। सही। फिर ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ, फिर ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, फिर वो भगवान का नाम कर रहे ले रहे थे, है ना। तो ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ हीमोग्लोबिन, अगर मान लो आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई मतलब कौन नहीं जा रहा? O2 नहीं पहुंच रही आपके ब्रेन के पास। O2 कम पहुंच रही है, मतलब आपके पास O2 सेल्स के पास कम जा रही है, तो आपका ब्रेन थका थका फील करेगा, जैसे हार गया हो। और ब्रेन क्या करेगा? सोने की कोशिश करेगा, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। एक आरबीसी का कॉन्सेप्ट ये और दे रखा है, ये भी देखना, उधर वाले चैप्टर उसमें दे रखा था, आपने देखा होगा कि जो कई बार जो हाई ऊंचाई वाले, मतलब उच्च आपको पहाड़ के ऊपर भेज दिया जाए। सही। जैसे मान लो आपको माउंट एवरेस्ट भेज दिया जाए, तो ये थोड़े है कि आप सीधा ही जाओगे, सीधा ही वहां पे पहुंच जाओगे, नहीं। मतलब नॉर्मली पता है क्या करते हैं वो, जैसे मान लो आपको वहां पे माउंट एवरेस्ट के ऊपर आपको भेजना है, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जैसे मान लो 1000 मीटर दूरी के ऊपर लेके गए, वहां पे आपको 2 दिन रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि आपके ब्रेन को वो क्या करेंगे, सॉरी, आपकी बॉडी खुद क्या करेगी, वहां के एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। कैसे? आप जैसे जैसे आप हाई एटीट्यूड के ऊपर जाओगे, ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाओगे, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा या ज्यादा? कम। ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम बाइंड हो रही है या ज्यादा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन से कम बाइंड हो रही है ज्यादा? कम। इसका मतलब अपने ब्रेन के पास में कम ऑक्सीजन पहुंच रही है ज्यादा? कम। तो इससे तो आपको थकाना जाएगी फिर तो फिर क्या करता है शरीर? शरीर को पता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम है, तो शरीर आरबीसी को बनाना स्टार्ट कर देता। और जैसे मान लो आप में 50 से 55 लाख आरबीसी है ना, वो 60 लाख कर लिया आरबीसी को। अब 5 लाख नई आरबीसी आई है, जैसे मान लो एक आरबीसी मान लो
जैसे अपन बोल रहे थे एक आरबीसी 1.34 ml O2 को ले जा सकती है, सही। पर आपने हाई प्रेशर वाले एरिया पे चले गए आप, तो वहां पे 1.34 को नहीं ले जाकर मान लो वो 1 ml को ही ले जा रही है, सही। आपने 5 लाख आरबीसी और नहीं जोड़ ली, कितनी, 5 लाख। अब ये भी ले जाएगी एक एक, तो कैसे ना कैसे तो पूर्ति करेगा, सेम सेम। फिर आपको 1000 मीटर के ऊपर गए आप, फिर आपको 2000 मीटर के ऊपर ले जाके रोक दिया जाएगा आपको वहीं पे। अब वहां पे रुकोगे, जैसे ही रुकोगे आप मान लो वहां पे, और वहां पे रुके, फिर आप में शरीर ने एडेप्टेशन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि और आरबीसी चाहिए वो, और आरबीसी बनाएगा। फिर और ऊपर लेके गए, फिर आप में और आरबीसी बनेगी। तो जैसे जैसे अपन हायर ऊंचाई पे जाते हैं तो अपने में नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सही। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है या घटता है, घट जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा हुआ है कि जैसे जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा O2 को ट्रांसपोर्ट कर सके, सही। ये हो गया, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन वाला। एक आगे देखना, हाँ, आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, हाँ हाँ, जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन। मतलब 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट हो जाएगी। और आरबीसी कहां पर नष्ट होती है, प्लीहा, यानी कि स्प्लीन, है ना। तो ध्यान रखना, 120 दिन के बाद आरबीसी किस में चली जाएगी, प्लीहा। प्लीहा किसको बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं क्योंकि यहां पे जाके आरबीसी अब नष्ट हो जाएगी, सही। स्प्लीन को क्या बोल रहे हैं अपने, आरबीसी का कब्रिस्तान। जीवन काल ध्यान रखना आरबीसी का कितना होता है, 120 डे। उसके बाद में स्प्लीन में चली जाएगी और नष्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। एक बार फास्टली वापस देख लेना, जैसे मैं आपको ये बता दूं, देखो आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीसी का देखो, एक तो मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं, आरबीसी ये क्या नाम, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं आरबीसी में। नंबर कितने हैं आरबीसी के, 50 से 55 लाख या 5 से 5.5 मिलियन, सही। आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, नहीं होता। क्यों, दोनों कंडीशन क्या है, क्रिएट मैक्सिमम स्पेस, ज्यादा से ज्यादा आपको स्पेस मिल सके, इसके लिए ये दोनों नहीं होते। अब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एवाईबी है, एनएरोबिक। और ध्यान रखना, एक मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आरबीसी मेच्योर आरबीसी में नहीं होगा, आरबीसी के मेच्योरेशन में कौन काम करवाता है, मेच्योरेशन या परिपक्वन ऑफ आरबीसी, परिपक्वन में एक तो आती है विटामिन B12, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ये दोनों क्या करवाते हैं, आरबीसी का मेच्योरेशन करवाने में काम आते हैं, ये ध्यान रखना। अब फिर उसके बाद में आता है डब्ल्यूबीसी। रहने दो, सुनो, फिर आएगा डब्ल्यूबीसी। अब देखो, अब है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम कौन सा, इरिथ्रोसाइट नहीं है, इरिथ्रोसाइट किसका है, आरबीसी का। तो क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के में पूछूं मैं, नंबर कितनी होती है डब्ल्यूबीसी, 6000 से 8000, 6000 से 8000, है ना। ये डब्ल्यूबीसी किस अमाउंट मिलेगा अपने को, सही। ध्यान रखना, अब डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 है, संख्या में बहुत कम है, ध्यान रखना।
है ना, पर है खतरनाक। बेसिकली डब्ल्यूबीसी क्या है, अपने शरीर के सैनिक है, सोल्जर्स है। बाहर से अगर कोई भी पैथोजेंस आएगा उसको मारने का काम कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी करेगी। इसलिए अपन ह्यूमन उसमें हेल्थ एंड डिजीज में अपन बैरियर में नहीं पढ़ते, सेलुलर, ये तो होता है फिजिकल, एक फिजियोलॉजिकल और एक सेलुलर, सेलुलर वेरिएंट में आती है डब्ल्यूबीसी। सही, तो डब्ल्यूबीसी एक ध्यान रखना, क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या, होता है, तो केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सही, और क्या इसका कलर लाल होता है क्या, नहीं, लाल रंग नहीं होगा, रेड कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसकी वजह से ये कैसा होता है, लाल रंग नहीं पाया जाता। और ध्यान रखना, एक ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी के बारे में, दो वर्ड आते हैं, एक तो हाँ, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बनती कहां पे है, बताओ, बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर बनेगी। और डब्ल्यूबीसी के दो वर्ड है, एक तो ल्यूकोसाइटोपिनिया और एक ल्यूकेमिया। और एक है ल्यूकेमिया। ये तो है डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, और ये है डब्ल्यूबीसी का अनियमित रूप से बढ़ना। सही, ये तो नॉर्मल है डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। ये कब बढ़ेगा, जब अपने शरीर में संक्रमण होगा तब, शरीर में संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, संक्रमण के समय, शरीर में इन्फेक्शन के समय ये बनेगा। सही, और ल्यूकेमिया कौन है, डब्ल्यूबीसी का अनियमित रूप से बढ़ना, इसका मतलब ये कोज करता है अपने में ब्लड कैंसर। हाँ, ब्लड कैंसर कोज करेगा ये। तो आपको ऐसे पूछ ले, अगर मान लो डब्ल्यूबीसी का सामान्य रूप से बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया, और डब्ल्यूबीसी का इनरेगुलर बढ़ना ल्यूकेमिया। नीट में तो नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, अदर कई एग्जामों में और पूछ ले तो है। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर लोब पाए जाते हैं, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, होता है। उसके लोब के आधार पर दो पार्ट में बांटते हैं इसको, एक तो ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और एक बांटते इसको एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में ध्यान रखना, ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस लोब के अंदर डिवाइड होता है, न्यूक्लियस लोब में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, ध्यान रखना। जैसे कैसे, जैसे ये एक डब्ल्यूबीसी है, इसमें एक न्यूक्लियस है, वो ऐसे अलग अलग लोब्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप की होती है, एक तो होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इयोसिनोफिल, या इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एक होती है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। देखो, एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता अपने में, कौन सा ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, कौन सी नहीं है, इसको ऐसे याद रखना। मतलब ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, जिनके अंदर न्यूक्लियस लोब्ड में डिवाइड होता है, ऐसे भरा हुआ है न्यूक्लियस, तो भरने को क्या बोलते हैं, फिल। तो जिसमें फिल हुआ है न्यूक्लियस, जो फिल वाले आ गए ना सारे, है ना, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जो फिल्स वाले आ गए वो सारे किस में आ गए, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। सही, और जो फिल्स वाले नहीं है वो किस में आ गए, ए ग्रेनुलोसाइट। सही, ए ग्रेनुलोसाइट में कौन सी आती है, मोनोसाइट एंड, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट।
सेम ये आ गई। सही, ये ध्यान रखना कौन सी ग्रेनुलोसाइट है और कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट है। क्वेश्चन तो ज्यादातर ऐसा ही पूछ लेता है। देखो क्वेश्चन ऐसे बना दिया आपको, कौन सी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, लोब यानी कि पालियों में डिवाइड नहीं होता, विभाजित नहीं होता, विभाजित मतलब डिवाइड नहीं होता। पहला ऑप्शन आपको दे दे एक तो इयोसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स और एसिडोफिल्स। दूसरा ऑप्शन दे दे बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। तीसरा ऑप्शन दे दे लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। और अपने पास चौथा ऑप्शन दे दे ये लिम्फोसाइट है ना एंड मोन, हाँ चौथा था आपको दे दे मान लो लिम्फोसाइट। आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। कैसे? ये है डिवाइड, क्योंकि ये किस में आती है? ग्रेनुलोसाइट्स में आती है, यानी कि न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स में डिवाइड है। इसका भी है तो ये वैसे, इसका भी है ये भी है, इसका तो नहीं है पर इसका है और इसका तो नहीं है, तो ये हो गया चौथा आंसर सीधा सीधा। सही, ऐसा क्वेश्चन भी बना लिया आप अपने सामने। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी इनमें से एसिड, ये ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कितनी थी? 3। एक तो कौन सी थी? न्यूट्रोफिल्स। एक थी एसिडोफिल्स जिसको इयोसिनोफिल्स भी बोलते हैं। और एक कौन सी है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। सही, ये हो गया। अब देखो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स हो गई। कौन है 3? तुम इधर देख लेना। सही, अब देखो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। सबसे पहले देखना नंबर्स, है ना। इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। लगभग 60 से 65% तक न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम कौन सी पाई जा रही है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स कितनी पाई जा रही है? लगभग 2 से 3% तक ये पाई जा रही है। सही, और ये बेसोफिल्स कितनी पाई जा रही है? बहुत कम, 0.5 से 1%, सबसे कम, मिनिमम यही पाई जाती है। तो देखो यहां से 2 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं सिंपल। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पूछ लेगा सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और सबसे कम अमाउंट में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में तो कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम अमाउंट के अंदर कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स। ये ध्यान रखना। सही, तो मैक्सिमम कौन सी है ये? तो सिंपल सा अगर भूल भी जाओ तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स यानी न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना बेस है, बीच में है। और बीच वाला ज्यादातर सर्वाइव कर गया तो ये ज्यादातर रह जाएगी। बेस वाले में दिक्कत हो गई 0.5 से 1% से। अब मैं पूछूं फॉर्मेशन कहां पर बनती है? कहां पर बनती है? बताओ कहां पर बनेगी? कहां पर बनती है?
कौन है ये, आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है? डब्ल्यूबीसी कहाँ पे बनती है? बोन मेरो। तो सीधा चलेंगे फोन में, फॉर्मेशन किस में होगा? सारी बनेगी बोन मेरो के अंदर। सही। अब आता है इसका न्यूक्लियस, केंद्रक। मैन तो केंद्र के आधार पर ही डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब केंद्रक कैसा मिलेगा अपने को? देखो न्यूट्रोफिल्स है, इसमें ध्यान रखना न्यूक्लियस कैसा होगा? ऐसे मल्टी लोब्ड में डिवाइड होगा। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। मतलब ऐसा अपने को न्यूक्लियस दिखाई देगा, यानी कि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा, बहुपालित केंद्रक। कैसा होगा? मल्टी लोब्ड, यानी कि बहुपालित। बहुपालित मतलब बहुत सारी पालियों में बटा हुआ केंद्रक मिलेगा अपने को। दूसरा देखना अपने पास कौन सी आ गई, एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स। ये ऐसी मिलेगी अपने को। बाइलोब्ड, सही है। हेड बोन जैसी। इसका मतलब एक लोब तो यहाँ पे है और एक लोब यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब द्विपालित केंद्रक। और तीसरी अपने पास में है कौन सी? बेसोफिल्स। इसके लिए देखना बेसोफिल्स कैसे मिलेगी। ये अपने पास में न्यूक्लियस है, ऐसे एस शेप न्यूक्लियस मिलेगा। जैसे मान लो ये एक लोब यहां पे है, ऐसे एस शेप्ड न्यूक्लियस, एस शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा अपने को, ध्यान रखना। सही। तो दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन इनके न्यूक्लियस से में से पूछेगा आपको, कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है? इयोसिनोफिल्स। कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है? कौन सा? बेसोफिल्स। सही, समझ में आ गया। अब आता है इनका फंक्शन। मेन क्वेश्चन आता है इनके फंक्शंस में से। कार्य देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, डब्ल्यूबीसी बेसिकली अपने शरीर के सैनिक है। सही। मतलब ये जो भी काम करेंगे वो अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने का ही काम करेंगे। सही। मतलब प्रोटेक्ट करने का मतलब, मान लो कोई बाहर से कोई पैथोजन आ गया, बॉडी के अंदर एंटर कर गया, इन उस कंडीशन के अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। मान लो अपने में एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में ये अपने नंबर को बढ़ा लेंगे और नंबर को बढ़ा के फिर ट्रीटमेंट अपना मतलब उससे बचाव करने का काम करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाती है ना, डॉक्टर लिखता है टीएलसी, सीबीसी लिखता है ना, उसमें टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी, वहाँ उसमें देखना आप, उसमें आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, एसिडोफिल्स मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेगा, बेसोफिल्स मिलेगा। एक साइड में तो सामान्य नंबर मिलेंगे कि इतने होने चाहिए, और एक साइड में मिलेगा कि आपके इतने हैं, कम है या ज़्यादा आप देख लोगे उसके आधार पर। अगर वो आपके में बढ़ रहे हैं, कई बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में इन्फेक्शंस बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। सही। अब मैं बता रहा हूँ फंक्शन। फंक्शन के अंदर सबसे पहले आ गया कौन? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या? न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होते हैं, बक्साण्विक प्रकृति के। बक्साण्विक प्रकृति के, इसका मतलब फेगोसाइटिक बक्साण्विक प्रकृति का मतलब क्या हो गया? ये क्या करेंगे, जो भी कोई पैथोजन आएगा उसको खा जाएंगे, मान लेना भक्षण, नष्ट कर देंगे, उसको मारने का काम करेंगे। तो बक्साण्विक प्रकृति, ये याद रखना। एक बता रहा हूं मैं, एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है।
इसके लिए ध्यान रखना ये क्या फंक्शन करती है। ये जब एलर्जी हो जाती है तब सीक्रेट होती है, तो ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी एलर्जिक। एंटी मतलब विपरीत, एलर्जी के विपरीत। मतलब अपनी बॉडी में मान लो एलर्जी हो गई, तो एलर्जी होते ही ये एलर्जी होगी तब ये डब्ल्यूबीसी काम करेगी। और कौन सी इम्यूनिटी काम करती है एलर्जी में? आईजीई। एक तो इम्यूनिटी करती है काम, वो आईजीई करती है, और ये एक डब्ल्यूबीसी एंटी एलर्जिक। और अगर बाहर से अगर किसी पैरासाइट का अटैक हो गया, पैरासाइट मतलब कोई बाहर से कोई परजीवी का अटैक हो गया, तब भी ये बढ़ जाएगी, नंबर संख्या बढ़ जाएगी। पैरासाइट मतलब मैं मान लो मलेरिया का अटैक हो गया अपने में, सही, मलेरिया होते ही अपने में क्या आएगी? बुखार। बुखार आएगी, अपन क्या कराएंगे? ब्लड की टेस्ट, तब ये इओसिनोफिल्स बढ़ी हुई आएगी उसके अंदर, क्योंकि इसका मतलब बाहर से किसी पैथोजेंस का अटैक हुआ है, बाहर से किसी पैरासाइट का अटैक हुआ है, इसलिए ये नंबर में बढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। और तीसरा देखो, ये होती है कौन सी? बेसोफिल्स। ये सीक्रेट करती है किसका? हिस्टामीन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन का आप नाम सुने होंगे ब्लड के क्लोटिंग वाला में, क्योंकि अपन नॉर्मली अपन वो डायलिसिस करते हैं उसमें एंटी हिपेरिन डालते हैं ऐसा। हिस्टामीन का नाम भी सुना होगा, इधर सुना? किसमें? एलर्जी में। मास्ट सेल सीक्रेट करती है कौन? हिस्टामीन, है ना। हिस्टामीन सेम वैसे होता है एक सेरोटोनिन, इनका सीक्रेशन करवाने का काम करती है। ध्यान रखना इनके फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। चांस है नीट में, चांस है मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का। एक साइड में 3 डब्ल्यूबीसी लिखेगा, तीनों के फंक्शन लिखेगा और मैच करवाएगा आपको कॉलम फर्स्ट टू सेकंड, या सीधा एक डब्ल्यूबीसी देके उसका फंक्शन पूछ ले, तो ध्यान रखना। सही, ये कौन सी डब्ल्यूबीसी हुई? ग्रेनुलोसाइट्स। आगे बढ़ेंगे अब कौन सी? एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में देखना, एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना। एक सुनो, एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? देखो, एक तो इसके अंदर बताओ न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। पूरी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है, केंद्रक होगा, पर लोब के अंदर डिवाइड नहीं होगा, पालियों में डिवाइड नहीं होगा, ग्रेन्यूल्स में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। तो पालियों में विभाजित नहीं, विभाजित नहीं होता है, सही। लोब के अंदर डिवाइड नहीं होता, सही। न्यूक्लियस होगा पर लोब्स के अंदर डिवाइड नहीं होगा, एक ध्यान रखना, पालियों में विभाजित नहीं होता, सही। तो इनको एक केंद्रीय डब्ल्यूबीसी भी बोल देते हैं इनको, मतलब एक टाइप का केंद्र माना जाता है, सही। अब इसके दो टाइप है, एक तो मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, है ना, एक हो गई मोनोसाइट। सबसे पहले देखो संख्या, नंबर, ये कितने होंगे? 20 से 25% के समथिंग, और ये 6 से 7% कम है, इनका ध्यान रखना। ज्यादा तो आपको ध्यान रखना जो ज्यादा है और जो कम है। एक ध्यान रखना, ये नंबर हो गए इनकी। एक इनके ध्यान रखना, इनमें न्यूक्लियस केंद्रक कैसा मिलेगा? इसका केंद्रक तो ध्यान रखना किडनी शेप, या इसको बोल देगा बीन शेप। बीन मतलब सेम के बीज के आकार जैसा, मतलब ऐसे अंदर गया हुआ, ऐसा न्यूक्लियस मिलेगा, सही। और इसका न्यूक्लियस अपने को कैसा मिलेगा? गोल, पूरा पूरे से फैला हुआ राउंड न्यूक्लियस मिलेगा अपने को, गोल न्यूक्लियस मिलेगा, सही। अब देखो, अब फिर आता है इनके फंक्शंस। फंक्शन, अब मोनोसाइट क्या करती है? ये भी फेगोसाइटिक होती है, बक्स आणविक प्रकृति की,
बक्साण्विक प्रकृति की होती है ये भी, फेगोसाइटिक होगी। और मैं दूसरी बोलूँ आपको, लिम्फोसाइट कैसी होती है, देखो लिम्फोसाइट के अंदर देखना आप, हाँ बक्साण्विक प्रकृति की और लिम्फोसाइट, ये क्या काम करेगी, क्या, हाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। अब मैं लिम्फोसाइट को और डिटेल में करवाऊंगा आपको, क्योंकि लिम्फोसाइट में आपको पढ़ा चुका 12वीं वालों को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, देखो बी लिम्फोसाइट मतलब वो जो एंटीबॉडी बनाने वाली कौन सी है इन दोनों में से, बी लिम्फोसाइट। बी मतलब ये एंटीबॉडी बनाती है किसी पैथोजेंस के खिलाफ, तो ये क्या काम करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाएगी। इसमें होती है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल वो बनाने का काम करती है। और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं अब मैं बताता हूं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये इसके टाइप्स होते हैं। सही बताया था, गम दे GAMDE, और इनका क्रम भी पूछ ले तो ये इनका क्रम है। सही, अब मैं इनमें से एक आता है, कौन सी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, IgG प्लेसेंटा को पार कर। कौन सी है जो बॉडी फ्लूइड या जैसे मिल्क के अंदर होती है, IgA। कौन सी है जो एलर्जी के टाइम में सीक्रेट होती है, IgE। ये तीन बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये समझ में आए होंगे। दूसरी अपने पास में टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट खुद तो नहीं बनाती पर इनकी हेल्प करती है, ये हेल्प करती है किसकी, बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है। और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी किलर, टी सस्पेंसेड, है ना, ये वाला इसके टाइप्स हो गए, है ना, हेल्पर हो गया, मेमोरी हो गया, किलर हो गया, है ना, हाँ ये वाले टाइप्स हो गए। अब इनमें से पढ़ा था पुण्य, देखो एक तो ये देखा था कि एड्स के अंदर कौन सा कम हो जाता है, हेल्पर कम हो जाती है, किलर मैन मारने वाली है, मेमोरी याद रखने वाली है, ये इसकी हेल्प करने वाली है, ये इसको रोकने वाली है। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं ज्यादातर, पर ये समझ में आ गया होगा अब कि ये लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स कैसे काम करती है इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, आज की क्लास के लिए ये इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लेटलेट्स से स्टार्ट करते हैं।